छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड छत्तीसगढ़ जुडिशरी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट। इस पर्टिकुलर एक्ट में टोटल 264 सेक्शंस है, 19 चैप्टर्स है और 4 शेड्यूल्स है। ये 19 चैप्टर्स को हम किस तरीके से कवर करने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। वैसे हर एक चैप्टर के लिए एक पर्टिकुलर लेक्चर को मैंने एलोकेट किया है, लेकिन जो चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 16 होगा उसे एक ही लेक्चर में मैं कवर कर दूंगा। इस तरीके से टोटल 15 लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ के लैंड रेवेन्यू कोड को बहुत ही ज्यादा डिटेल में और अच्छी तरीके से कवर करेंगे। आइए लेक्चर को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ के जितने भी लोकल लॉज है उसमें जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा डिटेल में आती है। इस वजह से एक्ट की इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन हमें बहुत अच्छे से याद करना है और ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से आपको समझना है। ओके, एक्ट नंबर 20 ऑफ 1959, जो 1959 में छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड बना था, तो किस नंबर पर यह एक्ट पास हुआ था? एक्ट नंबर 20, ये आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट का एसेंट इस पर्टिकुलर एक्ट को कब मिला था? 15 सितंबर 1959। और वो एसेंट कब पब्लिश हुआ था? 21 सितंबर 1959 को। और छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड मध्य प्रदेश में कब एनफोर्स हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959। अब इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। एन एक्ट टू कंसोलिडेट। अब कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? इस एक्ट के बनने से पहले जो लैंड रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स की पावर है या जो अदर मैटर्स है रिलेटेड टू लैंड, वो अलग अलग एक्ट में गवर्न होते थे। इस वजह से जो लीगल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता था और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसे आप छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड बोल सकते हो। और वहां पे जो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रोविजन थे अलग अलग एक्ट में, उसे कंसोलिडेट किया गया जिससे सिर्फ एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को रिफर किया जाए कोई भी लीगल डिफिकल्टी होती है उस सिचुएशन में, और टाइम के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट रेलेवेंट हो, इसलिए उसे सारे लॉस को अमेंड किया गया। आई होप आपको कंसोलिडेट एंड अमेंड का मतलब समझ गया होगा। फर्दर इस एक्ट को 10th ईयर ऑफ रिपब्लिक में बनाया गया 1959 में, और अडॉप्शन ऑफ लॉ ऑर्डर 2000 के हिसाब से जो डेट ऑफ अडॉप्शन है या छत्तीसगढ़ में इस एक्ट की एनफोर्समेंट डेट क्या है? तो 1 नवंबर 2000। ये भी आपको याद होनी चाहिए। और ये सारी चीजों को बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं या अच्छे से नहीं पढ़ते, लेकिन क्वेश्चन अगर इससे आता है तो आपका बनना चाहिए और ये सारी चीज को आपको अच्छे से नोट करना है और प्रॉपर्ली रिवाइज करते रहना है। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 को हम इसमें कवर करेंगे। सेक्शन 2 डेफिनेशन से रिलेट करता है जिसमें बहुत सारी डेफिनेशन है, हर एक डेफिनेशन को आज हम डिटेल में समझेंगे। सब सेक्शन 1 बताता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में। इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है? छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959। इसका एक्सटेंट क्या है? ये कहां पर लागू होता है? तो पूरे छत्तीसगढ़ पर ये लागू होता है, लेकिन जनरल रूल की बारे में मैं बात करूं तो वो रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंडर वाले, वहां पर अप्लाई नहीं होता। फर्दर सेक्शन 264 आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लैंड्स पर भी छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड अप्लाई नहीं होता। ये तो जनरल रूल हो गया। इसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर इस एक्ट के प्रोविजन जो रिलेट करते हैं लाइबिलिटी ऑफ लैंड फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू या द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू विथ रेफरेंस टू यूज ऑफ लैंड या फिर द रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड ऑल प्रोविजन एंसिलरी देयर टू, तो वो आपके रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पर अप्लाई होगी। इसका प्रोवाइजो बोलता है कि ये जो एक्सेप्शन वाले प्रोविजन है वो रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पर तब अप्लाई होगी जब सेक्शन 59 में दिए गए जो पर्पस है उसके लिए रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के लैंड को आप यूज कर रहे हो। सेक्शन 59 जो कि वेरिएशन से डील करता है
उसमें अलग अलग पर्पस बताए गए हैं, चाहे एग्रीकल्चर पर्पस हो, कमर्शियल पर्पस हो, ड्वेलिंग हो, माइनिंग हो। इस तरीके से सेक्शन 59 जब हम पढ़ेंगे तो वो चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर उस पर्पस के लिए आप रिजर्व या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की जगह का उपयोग कर रहे हो तो उस सिचुएशन में ये एक्सेप्शन वाले प्रोविजन वहां पर अप्लाई हो जाएंगे। और ये कोड कब से अप्लाई होगा, एनफोर्स कब से होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट जब से नोटिफिकेशन में बताएगा तब से। और नोटिफिकेशन में 1 नवंबर 2000 की डेट है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सेक्शन 2 डेफिनेशन। इन दिस कोड अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट टू सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। इस पर्टिकुलर सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? जब तक कोई और बात कोई पर्टिकुलर प्रोविजन में नहीं बताई गई है तब तक जो मीनिंग एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की बताई गई है उस वर्ड को आपको उस डेफिनेशन के हिसाब से ही इंटरप्रेट करना है। सेक्शन 2 का क्लॉज ए आबादी के बारे में बताता है। आबादी means the area reserved from time to time in a village in a non-urban area for residence of inhabitant or for the purpose ancillary thereto। मतलब विलेज का ऐसा एरिया जिसे रेसिडेंस पर्पस के लिए, मतलब रहने के लिए यूज हो रहा है या फिर एंसिलरी पर्पस के लिए, उससे रिलेटेड कोई पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो वो आबादी में आएगा। एंड एनी अदर लोकल इक्विवेलेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, प्लस इस पर्टिकुलर जो शब्द है आबादी उसे विलेज साइट के नाम से भी जाना जाता है या गांव स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वर्ड से भी अगर उसे एक्सप्रेस किया जाएगा तो वो भी आबादी की डेफिनेशन में ही आएगा। सेक्शन 2 का क्लॉज बी एग्रीकल्चर की डेफिनेशन के बारे में बताता है। एग्रीकल्चर को इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है। सर क्या होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन? इंक्लूसिव डेफिनेशन इंडिकेटिव होती है, मतलब अपार्ट फ्रॉम ये 4 चीजें अगर कोई 5वीं सिमिलर चीज भी आती है तो वो भी एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में आ सकती है। ये स्कोप खुला हुआ है और ये स्कोप बहुत वाइड होता है। यहां पर क्या होता है, लोग लॉ को जानबूझ के गलत इंटरप्रेट करते हैं और लॉ का लूप होल निकाल लेते हैं कि 5वीं कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी जो कि कॉमनली एग्जाम्पल के लिए मानते हैं, सबको पता है वो एग्रीकल्चर में आती है, लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ पे अगर वो एक्टिविटी नहीं लिखी गई है तो लॉ की नजर में तो जो लिखा है उसको मानना है। तो इस सिचुएशन में लोग इस पर्टिकुलर प्रोविजन का मिसयूज ना कर सके और लूप होल ना निकाल सके, इस वजह से इंक्लूसिव डेफिनेशन दिया गया है, जिसके हिसाब से कोर्ट्स जब इंटरप्रेट करेगा कोई पर्टिकुलर फैक्ट्स को तो उसमें वो रूल एज जस्डम जेनरिस का अप्लाई करेगा। मतलब ये चारों चीजों को पढ़ने के बाद इससे सिमिलर एक्टिविटीज जो है उसे भी एग्रीकल्चर के डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आप लेक्चर को इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद कंटिन्यू जरूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जिससे आपको बहुत बेनिफिट्स हो सकता है। छत्तीसगढ़ का जुडिशरी का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और इस सिचुएशन में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आपका छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज का सेगमेंट वीक है या फिर लोकल लॉस का सेगमेंट वीक है तो उस सिचुएशन में आप मेरा एक्सक्लूसिव कोर्स ले सकते हो। अगर आपको छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज का कोर्स लेना है तो वो सिर्फ 2999 पर अवेलेबल है, जहां पर मैंने एमसीक्यू से प्लस अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से लेक्चर को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। और ये पूरा लेक्चर ऐसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम में पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में जो भी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं पढ़ा रहा हूं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। फर्दर ऑल लोकल लॉज, मतलब छत्तीसगढ़ में जो 5 लोकल लॉज है, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड, रेंट कंट्रोल एक्ट, एक्साइज एक्ट, कोर्ट फीस रजिस्ट्रेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स को मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है और इसके फ्री लेक्चर्स भी मैंने यूट्यूब में डाले हैं, जिसको देखकर आप क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप 5 लोकल लॉज मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो 2999 पर ये एक्सक्लूसिव कोर्स ले सकते हैं। और अगर आप अपडेटेड टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो उस सिचुएशन में 1499 पर आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। इस टेस्ट सीरीज में 10 फुल लेंथ पेपर होंगे, ये सारे करंट सिलेबस के हिसाब से होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज ऐड है, अमेंडमेंट के साथ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सो दैट आपको एक्चुअल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर फील हो। और इस अपडेटेड टेस्ट सीरीज में 10 फुल लेंथ पेपर होंगे, 10
छत्तीसगढ़ के पेपर हो गए, छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक पेपर 50 क्वेश्चन के हो गए, और अब फुल लेंथ पेपर 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स के पेपर हो गए। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट भी होगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जो ये तीनों कोर्सेज मेरे से लेते हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। ऐसे आपको 7500 पे करना होता, अदरवाइज आपको 5499 पर ये कोर्स तीनों अवेलेबल हो जाएगा। हमारा स्पेशल इंडिपेंडेंस डे ऑफर अभी खत्म हो चुका है, इस वजह से जो बंडल कोर्स का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है एज पर आर पॉलिसी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले हमें अप्रोच किया है उन्हें हम पुराने प्राइस पर ये कोर्स अवेलेबल कर देंगे। फर्दर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आप इस पर्टिकुलर नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8085696192। अब जो पॉइंट 1 है वो बताता है रेजिंग ऑफ एनुअल या पीरियोडिकल क्रॉप्स। अगर आप कोई एनुअल क्रॉप जिसकी सालाना खेती होती है वो उगा रहे हो, या सीजनेबल पीरियोडिकल क्रॉप्स उगा रहे हो, तो वो एग्रीकल्चर में आएगा। ये इंक्लूड करता है बीटल लीव्स को मतलब पान को, वाटर नट्स मतलब सिंघाड़ा को, और जो गार्डन में प्रोड्यूस होता है गार्डन प्रोड्यूस उसे भी ये इंक्लूड करता है। हॉर्टिकल्चर मतलब जो वेजिटेबल है, फ्लावर्स है, उसकी खेती अगर आप करते हो तो वो भी इसमें इंक्लूड होगी। थर्ड पॉइंट बताता है द प्लांटिंग एंड अनकीप ऑफ कमर्शियल प्लांटेशन। अगर आप कोई कमर्शियल प्लांटेशन करते हो तो वो भी एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में आएगा। प्लस ऑर्चर्ड्स मतलब फ्रूट्स की खेती करते हो आप तो वो भी एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में आएगा। फर्दर जो ऑर्चर्ड शब्द है वो सेक्शन 2 के क्लॉज पी में भी डिफाइन किया गया है, जिसे हम आगे और भी डिटेल में समझेंगे। फोर्थ पॉइंट बताता है द रिजर्विंग ऑफ लैंड फॉर फोडर, ग्रेसिंग एंड थैचिंग ग्रास। मतलब ऐसा लैंड जिसे आपने रिजर्व किया है, इस पर्टिकुलर वर्ड को अलग से हाईलाइट करना, क्योंकि क्वेश्चन में अनरिजर्व्ड लिखकर पूछा जा सकता है ए, बी और सी ऑप्शन के साथ, और डी ऑप्शन में नन ऑफ द अबव दे देगा। तो उस सिचुएशन में वो लैंड रिजर्व होना चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि ऐसा लैंड जिसे रिजर्व किया गया है फोडर, ग्रेसिंग एंड थैचिंग ग्रास के लिए, मतलब बकरी वगैरह को या गाय वगैरह को चराने के लिए जो चीज के लिए रिजर्व किया जाता है लैंड, उसकी बात कर रही है, तो वो एक्टिविटी भी एग्रीकल्चर में आएगा। ओके, सो क्वेश्चन टाइम। अब देखते हैं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने अटेंशन के साथ ये लेक्चर को सुना है, क्योंकि अब आपको ये क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। आबादी डज नॉट इंक्लूड अर्बन एरिया, विलेज साइट, गौ स्थान या नन ऑफ द अबव। किस चीज को वो इंक्लूड नहीं करता ये बताना है। और एग्रीकल्चर डज नॉट इंक्लूड पीरियोडिकल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर, कमर्शियल प्लांटेशन या नन ऑफ द अबव। टेक योर टाइम। ओके, सो आबादी डज नॉट इंक्लूड अर्बन एरिया। अर्बन एरिया को वो इंक्लूड नहीं करता। विलेज साइट जहां पर नॉन अर्बन एरिया, जहां पर लोग रह रहे हैं या रहने का कोई एंसिलरी पर्पस है उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो वो चीज आपकी आबादी के डेफिनेशन में आएगी। और इसमें एग्रीकल्चर में पीरियोडिकल क्रॉप्स भी आते हैं, हॉर्टिकल्चर भी आते हैं, कमर्शियल प्लांटेशन भी आता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका नन ऑफ द अबव। अगर आपके ये दोनों क्वेश्चन सही हुए, इसका मतलब आप इस लेक्चर को अटेंशन के साथ सुन रहे हो और पूरी चीजों को अच्छे से समझ रहे हो। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ, इसका मतलब आपको अटेंशन बढ़ाने की जरूरत है। अब आपके पास आगे और मौके आएंगे जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस लेक्चर को आपको बहुत अटेंशन से सुनना है और आने वाले क्वेश्चंस को कोई भी गलत ना हो इस तरीके से आपको अप्रोच रखना है। बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो एक स्मॉल रिक्वेस्ट है हमारे एंड से कि वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है और जितना आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे वीडियोस को, उतना चैनल हमारा ग्रो होगा और उतना मोटिवेशन हमें मिलेगा कि और ज्यादा अच्छी क्वालिटी में हम आपको डिलीवर कर सके। सी क्लॉज बताता है एग्रीकल्चर ईयर के बारे में। एग्रीकल्चर ईयर नोटिफिकेशन जब स्टेट गवर्नमेंट बताएगा उसके हिसाब से होगा, और स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से 1 जुलाई से एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट होता है, तो ये बात आपको याद रखना है। सेक्शन 2 का क्लॉज डी बोर्ड के बारे में बताता है। बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू,
जो कि कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है सेक्शन 3 के हिसाब से। बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट, इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो खुद लैंड को कल्टीवेट कर रहा है या उसको आप रीजनेबली एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो उसने खुद ने लैंड को पर्सनली कल्टीवेट किया होगा, तो उस सिचुएशन में वो बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट बनता है। और कल्टीवेट पर्सनली ये जो शब्द है उसे Z2 की डेफिनेशन में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तो हम उसे वहां पर भी देखेंगे। 2 का जो F है वो बताता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, मतलब ऐसी सोसाइटी जो कि रजिस्टर हुई है कोई पर्टिकुलर लॉ जो रिलेट करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, और वो कहां पर है, तो इन एनी रीजन ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर। G पॉइंट बताता है जंगल के बारे में, मतलब फॉरेस्ट, गवर्नमेंट फॉरेस्ट। गवर्नमेंट फॉरेस्ट का मतलब होता है ऐसा फॉरेस्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया है एज रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। देखिए, नो डाउट डेफिनेशन में कॉन्सेप्ट कम है, लेकिन A से लेकर Z8 तक की सारी डेफिनेशंस को आपको कवर करना है। तो सबसे बड़ा टास्क आपके लिए यह है कि कौन से नंबर पे कौन सी डेफिनेशन दी गई है वो आपको याद होना चाहिए। कोई डेफिनेशन लेटेस्ट अमेंडमेंट से ऐड की गई है, तो वो लेटेस्ट अमेंडमेंट से कौन सी डेफिनेशन ऐड की गई है और उसकी डेट क्या है वो आपको याद होना चाहिए। प्लस अगर कुछ कॉन्सेप्ट है तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको याद होना चाहिए। अगर आप ये तीनों तरीके से प्रिपेयर करोगे तो आपके डेफिनेशन सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से उसे सॉल्व कर लोगे। क्लॉज आई बताता है होल्डिंग के बारे में। अभी हमने गवर्नमेंट लेसी का शब्द का मतलब समझा। गवर्नमेंट लेसी मतलब ऐसा पर्सन जो होल्ड कर रहा है लैंड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। तो इस होल्डिंग का मतलब क्या होता है, मतलब उस समय पर वो पर्टिकुलर पर्सन उस पर्टिकुलर लैंड पर अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर रहा है। इस तरीके से मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर लैंड पर जो उसको बेसिकली जो यूज कर रहा है वो उस लैंड का होल्डर हो गया और उसने क्या किया हुआ है, तो उस लैंड पर होल्डिंग की हुई है। ओके, अब इसका लीगल डेफिनेशन समझते हैं। अ पार्सल ऑफ लैंड मतलब एक पीस ऑफ लैंड जिसपे सेपरेट लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट होता है एंड हेल्ड अंडर वन टेन्योर। वन टेन्योर का मतलब होता है एक टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। और अगर ओनरशिप को छोड़ दे और लीज और रेंट वाली बात करें तो इन रेफरेंस टू लैंड हेल्ड बाय टेनेंट अ पार्सल ऑफ लैंड फ्रॉम अ भूमि स्वामी। भूमि स्वामी मतलब वो पर्सन जो कि एक पूरे लैंड का ओनर है, उसने अगर उस लैंड को सामने वाले पर्सन को लीज पर दे दिया है या रेंट पर दे दिया है, तो उस सिचुएशन में वो सामने वाला पर्सन उस लैंड पर होल्डिंग रखेगा। तो अब आपको इसका पूरा मतलब समझ गया होगा। एंड वन मोर थिंग, अंडर वन लीज और सेट ऑफ कंडीशन, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जो भूमि स्वामी सामने वाले व्यक्ति को रेंट पे या लीज पर एक पर्टिकुलर लैंड को दे रहा है, तो उस पे जो एग्रीमेंट होगा वो एक लीज एग्रीमेंट होगा, ना कि मल्टीपल एग्रीमेंट। और वहां पर वन सेट जो होगा टर्म्स एंड कंडीशन का वो अप्लाई होगा। सेक्शन 2J इंप्रूवमेंट की डेफिनेशन के बारे में बताता है। ये पर्टिकुलर डेफिनेशन थोड़ी ज्यादा बड़ी है, इस वजह से इसे हम 3 फ्लो चार्ट्स के हिसाब से कवर करेंगे। इंप्रूवमेंट का अगर मैं आपको आसानी से मतलब बताऊं तो अगर आप एक पर्टिकुलर होल्डिंग पर मतलब एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पर कुछ इंप्रूवमेंट करते हो, मतलब कंस्ट्रक्शन करा दिया या कोई ड्रेनेज सिस्टम बना दिया, कोई कैनल बनवा दी, जिससे उस लैंड की वैल्यू बढ़ जाती है और आपका जो पर्पस था उस पर्टिकुलर लैंड को यूज करने का वो बढ़ जाता है, तो उस सिचुएशन में आपने क्या किया, लैंड पर इंप्रूवमेंट किया। आई होप आपको बेसिक मतलब इंप्रूवमेंट का समझ आ गया होगा। अब इसका लीगल डेफिनेशन देखते हैं। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है आपने ऐड किया है मटेरियली टू वैल्यू ऑफ होल्डिंग, जो होल्डिंग की वैल्यू है उसको ऐड कर दिया है, बढ़ा दिया है। सुटेबल टू होल्डिंग, जो आपने मटेरियल वगैरह ऐड किया है वो होल्डिंग से सुटेबल होना चाहिए। और कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ होल्डिंग, उस पर्टिकुलर लैंड को जो आप यूज कर रहे थे एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसके साथ वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। और एग्जीक्यूटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ होल्डिंग, मतलब आपने
जो इंप्रूवमेंट किया है वो ये सोच के किया है कि उस पर्टिकुलर होल्डिंग मतलब उस पर्टिकुलर लैंड का बेनिफिट होगा, या भले ही आपने ये सोच के नहीं किया लेकिन आपने जो काम किया है उससे उस पर्टिकुलर लैंड का वैल्यू एडिशन हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो वो भी आपका इंप्रूवमेंट में आ जाएगा। एंड इट इंक्लूड्स, क्या क्या चीजों को ये इंक्लूड करता है उसे समझते हैं। वाटर सप्लाई एंड मैनेजमेंट, बेयर एक्ट में आपको ये वाटर सप्लाई एंड मैनेजमेंट वर्ड नहीं दिखेगा, लेकिन आपको इजीली सारी चीजें रिकॉल हो सके इस वजह से मैंने उसे कैटेगराइज कर दिया है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक इसमें आ जाएगा, आपने कुआं बनाया है, वाटर कैनल बनाए हैं, एम्बार्कमेंट्स बनाए हैं, और अदर वर्क फॉर वाटर स्टोरेज, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। आप वाटर को सही तरीके से स्टोर कर रहे हो जिससे आप उस वाटर को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, तो वो भी इंप्रूवमेंट की डेफिनेशन में आएगा। लैंड ड्रेनेज एंड प्रोटेक्शन, आपने लैंड पर ड्रेनेज सिस्टम बना दिया है। प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लड, इरोजन और अदर वाटर डैमेज, वाटर से लैंड को डैमेज ना हो इससे रिलेटेड आपने कुछ एक्टिविटी की है, तो वो भी पर्टिकुलर होल्डिंग पर इंप्रूवमेंट माना जाएगा। लैंड रिक्लेमेशन एंड प्रिपरेशन, मतलब आपने पेड़ लगा दिए हैं उस लैंड पर, रिक्लेमिंग लैंड किया है, क्लियरिंग, एनक्लोजिंग, लेवलिंग और ट्रेसिंग ऑफ लैंड, वो सारी चीजें की है तो उससे भी लैंड की वैल्यू बढ़ती है, तो वो भी इंप्रूवमेंट में आएगा। अब इसे मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया है जिससे फोर्थ पॉइंट को समझते हैं। बिल्डिंग मतलब इरिक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन और नियर द होल्डिंग, मतलब आपने उस होल्डिंग के आसपास कोई बिल्डिंग वगैरह बना दी है, जैसे आप प्रॉफिटेबल यूज या कन्वीनियंस के पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली आपने उस लैंड की वैल्यू को इंक्रीज किया है। रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द अबव वर्क्स, मतलब ऊपर जैसे कि आपने कैनल को कंस्ट्रक्ट किया था, ड्रेनेज सिस्टम का कंस्ट्रक्शन किया था, उस पे आप कोई रिन्यूअल का काम कर रहे हो या रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो आपके साइड से क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर होल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, तो वो इंप्रूवमेंट की डेफिनेशन में आएगा। या आप कोई चीज को अल्टर कर रहे हो या ऐड कर रहे हो जिससे लैंड की वैल्यू बढ़े, तो इनडायरेक्टली आपको बस एक चीज याद रखना है, इंप्रूवमेंट कोई चीज पर हुआ है कि नहीं ये समझने के लिए कि आपने कुछ मैन्युअली ऐसा काम किया जिससे उस पर्टिकुलर होल्डिंग का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुआ, तो वो आपका इंप्रूवमेंट की डेफिनेशन में आएगा। अब क्या चीज इंप्रूवमेंट की डेफिनेशन में नहीं आता और आप क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पोर्शन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। टेम्पररी वर्क, मतलब आपने परमानेंट काम नहीं किया है, टेम्पररी काम किया है, चाहे टेम्पररी वेल बनाया है या कॉमनली मेड वाटर चैनल्स, एम्बार्कमेंट, लेवलिंग, एनक्लोजर या पेटी अल्टरेशन, कोई छोटा मोटा सुधार कर दिया है जो कि टेम्पररी नेचर का है, परमानेंट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं है, तो वो इंप्रूवमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। डिमिनिशिंग वैल्यू, एनी वर्क दैट सब्सटेंशियली डिमिनिशेस द वैल्यू ऑफ लैंड इन ऑक्यूपेशन ऑफ अनदर पर्सन, मतलब अगर वैल्यू जो है लैंड की वो कम होती है तो वो भी इंप्रूवमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि एक वर्क बेनिफिटिंग सेवरल होल्डिंग मे बी डीम्ड एन इंप्रूवमेंट फॉर ईच होल्डिंग, मतलब अलग अलग होल्डिंग है लेकिन कोई एक पर्टिकुलर काम है जो सारे लोगों के लिए, सारी होल्डिंग्स के लिए वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो हर एक होल्डिंग के हिसाब से हम उस काम को मानेंगे कि इंप्रूवमेंट हुआ है। बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो एक स्मॉल रिक्वेस्ट है हमारे एंड से कि वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है और जितना आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे वीडियोस को, उतना चैनल हमारा ग्रो होगा और उतना मोटिवेशन हमें मिलेगा कि और ज्यादा अच्छी क्वालिटी में हम आपको डिलीवर कर सके। 2K लैंड के बारे में बताता है। लैंड का मतलब होता है पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस वेदर और नॉट अंडर वाटर, मतलब अंडर वाटर लैंड भी लैंड की डेफिनेशन में आएगा। मतलब आप इससे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपकी कोई पर्टिकुलर जमीन है जिसके पास कोई तालाब है, तालाब का जब वाटर लेवल बढ़ जाता है तो वो तालाब का पानी आपके लैंड में आ जाता है, तो उस सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा कि आपका लैंड कम हो गया, आपको लैंड रिवेन्यू जब आप पे करोगे तो वो पूरे लैंड के हिसाब से पे करोगे, भले ही आधे टाइम उसमें पानी भरा क्यों ना हो। इस वजह से इसे लिखा गया है वेदर और नॉट अंडर वाटर एंड वेयर
land is referred to in this code, it shall deem to include all things attached to or permanently fastened to anything attached to such land। तो ये तो आपको क्लियर ही है। लैंडलेस पर्सन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट है। इसकी डेफिनेशन हमने सेक्शन 2 के क्लॉज ई में देखा था। एंड हु वेदर इंडिविजुअली और जॉइंटली विद अदर मेंबर ऑफ फैमिली होल्ड नो लैंड और लैंड लेस देन द एरिया विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब वो इंडिविजुअली या उसकी पूरी फैमिली मिलाकर उनके पास कोई भी लैंड नहीं है, या जो लैंड है उसका एरिया प्रिस्क्राइब्ड एरिया से कम है, तो वो लैंडलेस पर्सन की डेफिनेशन में आएगा। और फैमिली का मतलब होता है स्पाउस, उन इश्यूज मतलब उनके बच्चे और उनके पेरेंट्स। देखिए मेरे मूवमेंट के कारण जो कैमरा है उसमें शायद ऑटो फोकस का थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन जब लॉन्ग ड्यूरेशन में वो ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक भी हो जाएगा, तो वो चीज को आपको थोड़ा कंसिडर करना है। 2M बताता है लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में। लैंड रिकॉर्ड्स का मतलब होता है रिकॉर्ड्स जिसे मेंटेन किया गया है इस एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से। 2N का मतलब होता है लीगल प्रैक्टिशनर। लीगल प्रैक्टिशनर का मतलब होता है एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट इन छत्तीसगढ़ अंडर एडवोकेट्स एक्ट 1961 और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। और वो डेफिनेशन मैनग्रोव की थी जो कि ओमिट हो चुका है। ओमिट हुआ है छत्तीसगढ़ के एक्ट नंबर 8 के हिसाब से, और 24/4/2023 का ये इफेक्ट होगा। तो ये डेट आपको याद रखना है और कौन से एक्ट से ओमिट हुआ है। आगे मैं आपको डायरेक्टली एक्ट नंबर 8 से ओमिट हुआ है ये बताऊंगा। OA वो बताता है मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू ऑफ लैंड असेस्ड अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन इशूड बाय कलेक्टर। मार्केट वैल्यू क्या होती है? ये लैंड की वो वैल्यू है जिसे कलेक्टर की गाइडलाइन पर इशू किया गया है। और कौन से एक्ट के तहत? तो छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बयाना जाना तथा उनका पुनरीक्षण नियम 2000 मेड अंडर द इंडियन स्टैंप एक्ट 1899। और इस डेफिनेशन में अथॉरिटी का नाम आपको याद होना चाहिए कि किसके कहने पर वो मार्केट वैल्यू को निकाला जा रहा है, तो कलेक्टर के। OB बताता है अर्बन लैंड की डेफिनेशन मींस लैंड अडॉप्टेड फॉर एनी यूज अदर देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यूज को छोड़कर अदर यूज के लिए आप लैंड को यूज कर रहे हो इन द मास्टर प्लान और डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ अर्बन एरिया, जो कि अर्बन एरिया के मास्टर प्लान या डेवलपमेंट पॉलिसी में दिया गया है। बी क्लॉज जो है वो ऑर्चर्ड की डेफिनेशन बताता है। ऑर्चर्ड का मतलब होता है फ्रूट ट्री प्लांटेड इन सच अ नंबर दैट दे प्रीक्लूड और व्हेन फुल्ली ग्रोन are likely to preclude the land on which they stand or any major portion thereof from being used primarily for any purpose other than planting of such trees। तो यहां पर ऑर्चर्ड का मतलब होता है आप एक पर्टिकुलर लैंड पर फ्रूट्स की खेती कर रहे हो और वो जो फ्रूट्स के जो आप पेड़ लगा रहे हो वो इस तरीके से लगा रहे हो कि उस पूरे लैंड पर आप सिर्फ उसी की खेती कर पाओ। क्यू में बताया गया है प्लॉट नंबर की डेफिनेशन। प्लॉट नंबर मतलब अर्बन एरिया का वो पोर्शन ऑफ लैंड जिसे फॉर्म किया गया है या रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ प्लॉट नंबर अंडर सेक्शन 93 in respect of which the area and land revenue payable are separately entered in a prescribed record। ठीक है, प्लॉट नंबर का मतलब होता है एक ऐसा लैंड जो कि अर्बन एरिया में है जिसे सेक्शन 93 के तहत प्लॉट एरिया कहा गया है और उसका लैंड रिवेन्यू अलग से असेसमेंट होता है और उसे प्रिस्क्राइब्ड रिकॉर्ड में रखा जाता है अंडर एन इंडिकेटिव नंबर, और उसका एक इंडिकेटिव नंबर होता है। प्लस ये पहले के समय में प्लॉट नंबर नहीं होता था, उस समय खसरा नंबर या सर्वे नंबर होता था, तो उसके हिसाब से भी उस इंडिकेटिव नंबर के हिसाब से भी अगर प्रीवियस रिकॉर्ड में कोई लैंड एंटर है तो वो भी प्लॉट नंबर की डेफिनेशन में आ जाएगा।
अब रिकॉग्नाइज्ड एजेंट का क्या मतलब होता है? इन रेफरेंस टू अ पार्टी टू अ प्रोसीडिंग अंडर द कोड, मतलब इस एक्ट के तहत, मतलब छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड के तहत अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, इस कोड के तहत अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें किसी पर्सन को पावर ऑफ अटॉर्नी से या फिर राइटिंग में ऑथराइज किया जाता है कि आप किसी और के बिहाफ में काम कर सकते हो, तो वो व्यक्ति रिकॉग्नाइज्ड एजेंट कहलाएगा दूसरे पर्सन का। रेंट क्या होता है वो देखते हैं। रेंट मीन्स वॉट एवर इज पेड और इज पेबल इन मनी और इन काइंड। जो चीज आपने पे कर दी है या पे करने वाले हो, चाहे कैश मनी में या फिर बार्टर सिस्टम, मतलब कोई काइंड में, किसी और चीज में, तो वो सारी चीजें रेंट में आ जाएगी, जो कि एक लेसी जिसे होल्डिंग को लीज पर दिया गया है वो पे करेगा। किसे पे करेगा? टू हिज भूमि स्वामी, जो एक्चुअल ओनर है उस होल्डिंग का, उसे, ऑन अकाउंट ऑफ यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ सच लैंड हेल्ड बाय हिम फ्रॉम सच भूमि स्वामी, क्योंकि उसने उस पर्टिकुलर लैंड को यूज किया है या वहां पर ऑक्यूपेशन किया है। बाय अ गवर्नमेंट लेसी टू गवर्नमेंट, अगर वो लैंड गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट लेसी गवर्नमेंट को पैसा पे करेगा फॉर यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड लीज आउट टू हिम बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि उसने गवर्नमेंट की लैंड को यूज किया है या वहां पर ऑक्यूपेशन किया है जिसे गवर्नमेंट ने उसे लीज पर दिया था। रिवेन्यू ऑफिसर क्या होता है? रिवेन्यू ऑफिसर मतलब ऐसा ऑफिसर जो कि सेक्शन 11 में मेंशन है। रिवेन्यू ईयर क्या होता है? तो ऐसा ईयर जो कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से बताएगी कि वो पर्टिकुलर डेट से रिवेन्यू ईयर स्टार्ट होगा। नोटिफिकेशन के हिसाब से रिवेन्यू ईयर 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है, और एग्रीकल्चर ईयर कब से होता है? तो 1 जुलाई। सब डिवीजन ऑफ सर्वे नंबर, सर्वे नंबर का सब डिवीजन, इसका मतलब समझते हैं। मीन्स अ पोर्शन ऑफ सर्वे नंबर, सर्वे नंबर का ये एक पोर्शन है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एरिया एंड द लैंड रेवेन्यू पेबल आर सेपरेटली एंटर्ड इन लैंड रिकॉर्ड। जिस पर्टिकुलर एरिया और उसका कितना लैंड रेवेन्यू बनता है उसे सेपरेट लैंड रिकॉर्ड्स में एंटर किया जाता है, जिसका एक इंडिकेटिव नंबर होता है जो कि सबऑर्डिनेट होता है सर्वे नंबर का, ऑफ विच इट इज अ पोर्शन, जिसका वो पर्टिकुलर पोर्शन होगा, तो उसे सब डिवीजन ऑफ सर्वे नंबर कहते हैं। आसानी से बताऊं तो सर्वे नंबर का अलग से आप एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, उसके पर्टिकुलर जो उसका कैटेगरी होता है उसके सबऑर्डिनेट में एक नंबर रहता है जिसे आप सब डिवीजन ऑफ सर्वे नंबर बोल सकते हो। सर्वे नंबर क्या होता है? सर्वे नंबर मतलब नॉन अर्बन एरिया का वो पोर्शन ऑफ लैंड जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है सर्वे नंबर के जैसे। कहां पर रिकॉग्नाइज किया गया है? तो लास्ट प्रीसीडिंग रिवेन्यू सर्वे में इसे रिकॉग्नाइज किया गया है, या तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसे कलेक्टर ने रिकॉग्नाइज किया है सर्वे नंबर के जैसे, जिसके हिसाब से उस एरिया का लैंड रेवेन्यू जो पे करना बनता है उसे सेपरेटली इंडिकेटिव नंबर के हिसाब से लैंड रिकॉर्ड में मेंशन किया गया है। और जैसे कि हमने जब प्लॉट नंबर पढ़ा था तब हमने देखा था कि वहां पे खसरा नंबर और सर्वे नंबर भी इंक्लूड होता है, वैसे ही यहां पर सर्वे नंबर में खसरा नंबर इंक्लूड होता है। और प्लॉट नंबर जो होता है वो अर्बन के लिए होता है, और सर्वे जो होता है नॉन अर्बन मतलब रूरल के लिए होता है। ओके, सो क्वेश्चन टाइम। आपको बताना है रिवेन्यू ईयर और एग्रीकल्चर ईयर की डेट और उसका सेक्शन। ओके, भले ही सेक्शन याद नहीं भी आया है तो भी चलता है, डेट आपको याद आनी चाहिए थी। रिवेन्यू ईयर 1 अक्टूबर से होता है और एग्रीकल्चर ईयर 1 जुलाई से। ये 2 के सी क्लॉज पे बताया गया है और 2 के वी क्लॉज में रिवेन्यू ईयर के बारे में बताया गया है। 2Z टेन्योर होल्डर, टेन्योर होल्डर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि लैंड होल्ड कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट से, या वो खुद भूमि स्वामी है या जिसे भूमि स्वामी माना गया है इस एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से, तो वो टेन्योर होल्डर होगा। Z1 टिम्बर ट्री की डेफिनेशन, वन ऑफ द टफेस्ट डेफिनेशन जिसके कंटेंट आपको याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन
बहुत सारे स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली 90% स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स को याद करके नहीं जाते। और अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो इस पॉइंट पर आप 30 से 40 मिनट अगर इन्वेस्ट करेंगे और खुद कोई मेमोरी ट्रिक बनाएंगे या वर्ड्स का कोई फॉर्मेशन करेंगे, न्यूमेरिक्स बनाओगे, तो आप इसे याद कीजिए। और मेरा एडवाइस ये है कि इसे छोड़कर मत जाना। अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ आता है और इससे क्वेश्चन आता है तो 90% स्टूडेंट्स इस चीज में पीछे हो जाएंगे, तो यहां पर आपको एज मिल सकता है। हेंस आपको ये मेरी एडवाइस रहेगी कि आपको ट्रिम्बर ट्री की डेफिनेशन याद करना चाहिए। और ये जो पॉइंट नंबर 8 से लेकर 12 तक के पॉइंट है वो 2002 के अमेंडमेंट से है, तो मिनिमम ये 5 पॉइंट तो आपको याद होने ही चाहिए। ओके, तो अब आप इसे याद कर लीजिएगा। Z2 टू कल्टीवेट पर्सनली, इसका आपको रिकॉल कर रहे होंगे कि जब हमने बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट पढ़ा था तब वहां पर भी टू कल्टीवेट लैंड पर्सनली ऐसा कुछ देखा था। आइए उसका मतलब समझते हैं। मीन्स टू कल्टीवेट वन ओन्स लैंड, जब खुद के लैंड पर कोई खेती करता है तब उसे कहा जाता है टू कल्टीवेट पर्सनली बाय वन ओन लेबर, खुद की मेहनत से, बाय लेबर ऑफ एनी मेंबर ऑफ वंस फैमिली, खुद के फैमिली मेंबर की मेहनत से, बाय सर्वेंट ऑन वेजेस पेबल इन कैश और इन काइंड बट नॉट इन क्रॉप शेयर। मतलब ये पॉइंट पर क्वेश्चन बन सकता है कि आपने जो सर्वेंट को हायर किया है कल्टीवेशन के लिए, उसको अगर आप पेमेंट कर रहे हो कैश में या काइंड में, तब तो वो टू कल्टीवेट पर्सनली की डेफिनेशन में आएगा। लेकिन जैसे ही आपने उसको क्रॉप का शेयर दिया तब वो कल्टीवेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। मतलब आप दोनों ने ऐसा एग्रीमेंट किया कि एक पर्टिकुलर खेत है 1 एकड़ का, उसमें दोनों मिलके खेती करते हैं और 30% क्रॉप का शेयर तू लेके चले जाना, तो ऐसा एग्रीमेंट हुआ है तो वो टू कल्टीवेट पर्सनली में नहीं आएगा, ये बात को याद रखना। या आपने कोई लेबर को हायर किया है अंडर वंस पर्सनल सुपरविजन और द पर्सनल सुपरविजन ऑफ एनी मेंबर ऑफ वंस फैमिली, आपके पर्सनल सुपरविजन पे आपने कोई लेबर को हायर करके उससे कल्टीवेशन करा रहे हो, या आपकी फैमिली मेंबर ने किसी पर्टिकुलर पर्सन को हायर किया है और उससे कल्टीवेशन करा रहा है, तो ये सारी चीजें आपकी टू कल्टीवेट पर्सनली की डेफिनेशन में आएगा। Z3 अनऑक्यूपाइड लैंड, अनऑक्यूपाइड लैंड मतलब मींस द लैंड इन अ विलेज, ये विलेज की लैंड होनी चाहिए, अदर देन आबादी और सर्विस लैंड, मतलब वो आबादी लैंड भी नहीं है, सर्विस लैंड भी नहीं है, या कोई भूमि स्वामी टेनेंट या गवर्नमेंट लेसी के पास जो लैंड है वो भी नहीं है। तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 चीजों को छोड़कर कोई लैंड बचेगी विलेज में तो वो अनऑक्यूपाइड लैंड की डेफिनेशन में आएगा। Z4 अर्बन एरिया, अर्बन एरिया का मतलब होता है ऐसा एरिया जिसे इंक्लूड किया गया है विद इन द लिमिट्स ऑफ कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, म्युनिसिपैलिटी के, या कोई नोटिफाइड एरिया के, जिसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है कोई पर्टिकुलर लॉ के हिसाब से जो कि रिलेट करता है म्युनिसिपैलिटी से या कोई विलेज से, या ग्रुप ऑफ विलेज जिसे स्पेसिफाई किया है स्टेट गवर्नमेंट ने अर्बन एरिया। एंड द एक्सप्रेशन नॉन अर्बन एरिया शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली, मतलब हमने अर्बन एरिया को डिफाइन कर दिया और नॉन अर्बन एरिया आप समझ जाओ। इसका क्या मतलब होता है कि जो चीज अर्बन एरिया की कैटेगरी में नहीं आएगी वो नॉन अर्बन एरिया की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। Z5 बताता है विलेज के बारे में। विलेज का मतलब होता है एनी ट्रैक्ट ऑफ लैंड विच बिफोर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस कोड was recognized as or was declared as village under the provision of any law for time being in force। मतलब ये कोड आने से पहले इसे इस पर्टिकुलर एरिया को कोई और एक्ट में कोई और लॉ में विलेज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया हो, एंड एनी अदर ट्रैक्ट ऑफ लैंड विच इज हियर आफ्टर रिकॉग्नाइज्ड एज विलेज एट एनी रेवेन्यू सर्वे और विच द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर टू बी विलेज। मतलब इस एक्ट के आने के बाद कोई भी रेवेन्यू सर्वे में अगर कोई पर्टिकुलर ट्रैक्ट ऑफ लैंड को विलेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है तो वो
या स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई नोटिफिकेशन से एरिया को विलेज डिक्लेयर किया है तो वो सारी चीजें विलेज की डेफिनेशन में आएगा। Z6 बताता है डेवलपमेंट प्लान की डेफिनेशन। डेवलपमेंट प्लान shall have the same meaning as defined in छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973। इसका नाम फिर से आप सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम। और Z6 वाले प्रोविजन को 2022 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, एक्ट नंबर 6 ऑफ 2022। और इसका इफेक्ट कब से था तो 4/5/2022 से। ये डेट भी आपको याद होनी चाहिए। Z7 फ्री होल्ड राइट। फ्री होल्ड राइट का मतलब होता है भूमि स्वामी का राइट जो है उस पर्टिकुलर होल्डिंग पर, उस पर्टिकुलर लैंड पर, वो फ्री है फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंसेस। उस पर्टिकुलर लैंड पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, लीन नहीं होगा, कुछ भी चीज नहीं होगी, एक्सेप्ट एनुअल लैंड रिवेन्यू को उसको पे करना होगा, और जो अदर सेस वगैरह होता है, जो एक प्रकार का टैक्स होता है, वो उसको पे करना होगा। Z8 बताता है ट्रांसफर के बारे में। ट्रांसफर का मतलब होता है ट्रांसफर, जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में डिफाइन है, सेम मीनिंग उसका होगा। और ये जो दोनों डेफिनेशन है वो 2023 के अमेंडमेंट से आए थे, एक्ट नंबर 8 2023 का अमेंडमेंट, जो कि 24 अप्रैल 2023 से इफेक्ट में आया है। फर्दर जो सबसेक्शन 2 है वो बताता है एनी रेफरेंस मेड इन दिस कोड to the date of coming into force of this code shall be construed as reference to date appointed by the notification। तो जैसे कि हमने जब सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3 पढ़ा था, तब वहां पर देख लिया था कि ये कब से नोटिफाई हुआ है, 1 नवंबर 2000 से। हेंस ये डेट से ये एक्ट एनफोर्स हुआ है, उसी से रिलेटेड ये बात कहता है। वैसे तो हमारा ट्रेडिशन ऐसा है कि जो भी हम एक लेक्चर में पढ़ते हैं उसे आखिरी में क्विकली रिवाइज करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने डेफिनेशंस को पढ़ा है जिसका हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। हेंस हम इसका रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि ये पर्टिकुलर लेक्चर पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए, सेक्शन का नंबर, कौन से सेक्शन पे क्या चीज बताई गई है, कौन से नंबर पर क्या डेफिनेशन है, अगर उस डेफिनेशन में कोई इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है तो वो, बाकी कॉन्सेप्ट तो बहुत कम है डेफिनेशन में याद करने के, डायरेक्टली आपको मीनिंग क्लियर हो गई होगी। लेकिन जहां पर कॉन्सेप्ट है तो वो सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपको समझना है और याद करना है। आई होप मैंने जितनी भी चीजें आपको एक्सप्लेन की है उसे आपने अच्छे से समझा है और प्रॉपर उसके नोट्स बनाए हैं, और उसको अब आपको प्रॉपरली रिवाइज करते रहना है। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं।